हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग सिंटेक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो हो गया है। अब हम लोगों को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना था, उससे रिलेटेड रूल्स। तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल का यूज़ आता है। तो सबसे पहले हम लोग आज इन्फिनेटिव का यूज़ पढ़ेंगे। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? एन इन्फिनेटिव इज़ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो आपका एक ऐसा वर्ब होता है जो होता तो वर्ब है, लेकिन वो जब यूज़ होता है तो वो या तो नाउन की तरह काम करता है, या तो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, या फिर वो एडवर्ब की तरह काम करता है। अब जो इन्फिनेटिव होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमको पता है कि हम पहले टू लगाते हैं और फिर वर्ब की बेस फॉर्म लगा देते हैं। किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में अगर पहले हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। ये इन्फिनेटिव आपके दो तरह के होते हैं। या तो एक सिंपल इन्फिनेटिव होता है जो कि किसी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या तो किसी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, या फिर प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर वो इन चारों में से कोई वर्क कर रहा है तो वो सिंपल इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर वो सब आपके सेंटेंस में किसी नाउन को, एडजेक्टिव को या वर्ब को वो क्वालिफाई करता है तो उसको हम क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं। इसको जीरेंडियल इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज़ हम लोगों का कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसा इसमें था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट टू प्रपोजिशन के रूप में। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी सेंटेंस में आपकी जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में या तो वो काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे स्विम हमारी वर्ब है और उसके पहले हमने टू लगाया तो ये इन्फिनेटिव हो गई। और यहाँ पे टू स्विम हमारा एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं पूरे सेंटेंस में कि स्विमिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। या तो वो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे शी वॉन्ट्स टू बाय अ पर्स। अब यहाँ पे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो टू बाय बन रहा है। वॉन्ट्स हमारी वर्ब है, इसके बाद हम बाय भी हमारी वर्ब है, इसके पहले हमने टू लगाया तो ये इन्फिनेटिव हो गया और यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। थर्ड, इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। जैसे दे हैव टू वर्क। यहाँ पे वर्क हमारी वर्ब है और उसके पहले हमने टू लगा के इसको इन्फिनेटिव बना दिया और ये यहाँ पे दे का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बन रहा है, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट भी वो वर्क करता है। देन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। अगर हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन है तो उसके भी ऑब्जेक्ट के रूप में वो कार्य करता है इन्फिनेटिव। जैसे आई एम अबाउट टू गो। यहाँ पे अबाउट हमारा प्रेपोजिशन है और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में वो टू गो जो है वो इन्फिनेटिव काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन वो काम कर रहा है। देन अब क्वालिफाइंग अ नाउन। यहाँ जैसे हमने पढ़ा था कि क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव जो होते हैं वो या तो नाउन को, या तो एडजेक्टिव को, या वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करेगा। आई हैव नो टाइम टू प्ले। यहाँ पे नो टाइम हमारा नाउन है और टू प्ले हमारी इन्फिनेटिव है, जो कि ये हमारी टाइम को क्वालिफाई कर रही है। तो यहाँ पे आपका जो इन्फिनेटिव है वो नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है। देन क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव। कभी कभी वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। आई एम ग्लैड टू सी यू हेयर। ग्लैड इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे ग्लैड हमारा एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई कर रहा है टू सी इन्फिनेटिव। देन क्वालिफाइंग अ वर्ब। और इसमें जब वो वर्ब को क्वालिफाई करता है तो समटाइम्स वो एक रीजन बताता है। आई सोल्ड माई वॉच टू बाय दीज बुक्स। यहाँ पे जो टू बाय है वो इन्फिनेटिव है और ये हमारी किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? सोल्ड को। तो यहाँ पे वो एक तरह से रीज़न भी बता रहा है कि आई सोल्ड माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी बेची। क्यों बेची? रीज़न क्या था? टू बाय, मुझे खरीदना था इन बुक्स को। ठीक है, तो ये तो हमारे इन्फिनेटिव के यूजेस हो गए कि हम इन्फिनेटिव का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब उससे इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं रिलेटेड इनसे, कि जो हमारी एरर्स हो जाती हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट रूल इज देयर आर सम वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाई इन्फिनेटिव्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ हमेशा इन्फिनेटिव्स ही लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज वर्ब्स आर अफोर्ड, बिगिन, अटेम्प्ट, कंटिन्यू, लाइक, हेजिटेट, लव, नीड,
ऑफर, प्रेफर एट्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ इन्फिनेटिव ही लेती हैं। हाँ, इन वर्ब का फॉर्म कोई भी हो सकता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, लेकिन उनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो इन्फिनेटिव फॉर्म में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी बिगिन टू वीप, उसमें था कि बिगिन के बाद भी हमारी इन्फिनेटिव आती है, तो बिगिन का हमने अपने यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग लगाया, टाइम के अकॉर्डिंग बिगिन लगाया, सेकेंड फॉर्म लगाया, लेकिन उसके बाद जो हमारी वर्ब आई वीप, वो हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म में आई। तो जो कुछ इस तरह से वर्ब होती हैं जो हमेशा इन्फिनेटिव लेती हैं, तो हमें ये एरर ध्यान देना होगा कि अगर ऐसी वर्ब्स यूज़ हुई हैं तो उनके बाद हम इन्फिनेटिव ही यूज़ करें। देन द सेकेंड रूल, देयर आर सम एडजेक्टिव्स ऑल्सो दैट आर फॉलोड बाई इन्फिनेटिव्स। अभी तो कुछ वर्ब्स थी, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो अपने साथ हमेशा इन्फिनेटिव ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लैड, प्लीज्ड, हैप्पी, सरप्राइज्ड, एबल, शॉक्ड, लकी एट्सेट्रा। ये सब जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके अलावा भी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ये सब एडजेक्टिव्स जो हैं अपने साथ आने में वो इन्फिनेटिव ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्लैड टू कम हेयर, यहाँ पे ग्लैड हमारा एडजेक्टिव है और उसके बाद जो आ रही है वो हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म में आ रही है। देन अगेन, आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू हेयर, सरप्राइज्ड इज अ एडजेक्टिव और इसके बाद आ रही है हमारी जो फॉलो कर रहा है वो है इन्फिनेटिव वर्ब। Now see the third rule. In general, the structure of an infinitive is to plus base form, but in passive voice it becomes to plus be plus verb third form. नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं कि जब टू में हम कोई भी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाते हैं तभी वो हमारा इन्फिनेटिव बनता है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो यहाँ पे टू के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगा के बी की बेस फॉर्म लगाते हैं और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये भी हमारा इन्फिनेटिव ही होता है, बट इन पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड टू बी इन्वाइटेड लाइक एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। अब यहाँ पे चूंकि ये पैसिव वॉइस में था तो हमने यहाँ पे टू लगाया, देन बी लगाया और वर्ब की यहाँ पे इन्वाइट की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये भी हमारा वर्ब की इन्फिनेटिव ही फॉर्म्स है। ऐसा नहीं है कि टू के बाद हमारी बेस फॉर्म नहीं आ रही है, इन्वाइट हमने नहीं लगाया तो ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं है। हमको ये देखना होगा कि हो सकता है टू के बाद बी लगा हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और वो सेंटेंस हमारा पैसिव में हो। यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, ये तो आपका फुल इन्फिनेटिव था जिसमें हम टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ब की केवल बेस फॉर्म लेते हैं, उनके साथ टू भी नहीं लगता है, तो उसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का कब कब यूज़ होता है? बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड बहुत सी एरर्स होती हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि इन्फिनेटिव में टू लगाना है तो हम हर में टू लगा देते हैं, लेकिन एरर यही हो जाती है कि कुछ कंडीशंस में इन्फिनेटिव के संग टू नहीं लगता, वो विदाउट टू आती हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल? आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड। अगर आपके पास कोई मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में यूज़ हुई हो, विल, शैल, मे, कैन, कुड, इस तरह की अगर कोई भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ हुई हैं तो आप हमेशा उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव ही लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, यहाँ पे मे हमारी ऑक्सिलरी थी तो इसके बाद हमने रेन को केवल बेस फॉर्म में लगाया, बेयर इन्फिनेटिव लगाई। यहाँ पे इट मे टू रेन हम नहीं लगा सकते थे, वो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। एंड अगेन, वी शैल ट्राई, शैल हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है तो इसके बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि बेयर इन्फिनेटिव कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड सेकेंड रूल क्या है? आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो परसेप्शन जैसे कि हियर, सुनना, देखना, फील करना, नोटिस करना, वॉच करना, ऐसी वर्ब्स हों अगर उनका यूज़ हुआ हो तो भी हम वर्ब की बेस फॉर्म सिर्फ लगाते हैं विदाउट टू, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। अगर मेक का यूज़ हुआ हो सेंटेंस में, मेक की फॉर्म्स लगी हुई हों, लेट का यूज़ हुआ हो तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। जैसे आई हर्ड हिम से सो, और इसके साथ क्या होता है, जो ये आपकी वर्ब आती हैं फिर देन ऑब्जेक्ट आता है और फिर बेयर इन्फिनेटिव आता है। स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है। यहाँ पे हियर यूज़ हुआ, हियर की फॉर्म यूज़ हुई हर्ड, फिर यहाँ पे देन हिम एक ऑब्जेक्ट आया और फिर हमारी बेयर इन्फिनेटिव से आई। यहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। आई सॉ हिम टॉक टू मोहन, यहाँ पे सॉ हमारी थी,
सी की फॉर्म थी सॉ, देन ऑब्जेक्ट आया और फिर हमारी बेयर इन्फिनेटिव आई। यहाँ पे टू जो है यहाँ इन्फिनेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये एज अ प्रपोजिशन वर्क कर रहा है, ये नाउन के पहले आया, ये प्रपोजिशन है। थर्ड एग्जाम्पल, ही मेड मी रन। अगेन यहाँ पे मेक की फॉर्म यूज़ हुई है, मेड फिर उसमें ऑब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की बेस फॉर्म आई है, बेयर इन्फिनेटिव आई है यहाँ पे। फिर लेट का भी यूज़ हुआ है, तो लेट के बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट आया है और फिर बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर ये जो होगा वो होगी कि इन सब में से किसी वर्ड का यूज़ हुआ होगा, फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा और देन फिर उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। बट इसके साथ ही अगर मेक, सी या हियर का फुल इन्फिनेटिव लगता है यानी कि टू लग जाएगा उसमें, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस, इनसे बनने वाला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो हम इसमें टू लगाते हैं। एक्टिव में होगा तो हम इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। बट अगर ये पैसिव वॉइस में है, मेक से सेंटेंस बना है, सी से है या हियर से, और पैसिव में है तो हम उसके साथ टू लगा के बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मेड टू रन। अब यहाँ पे ही वॉज मेड है, मेड की फॉर्म यूज़ हुई है लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में, तो हमने यहाँ पे टू रन लगाया। ऊपर भी हमने मेड लगाया था लेकिन वो एक्टिव वॉइस में था तो हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ की। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव नहीं यूज़ किया है, फुल इन्फिनेटिव यूज़ किया है। इसी तरह सी, ही वॉज सीन, यहाँ भी हमारा पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पे हमने फुल इन्फिनेटिव यूज़ किया है। हियर की भी फॉर्म यूज़ हुई है तो हियर के बाद ये भी हमारा पैसिव वॉइस में है तो इसके लिए भी हमने फुल इन्फिनेटिव यूज़ किया है। नाउ सी द थर्ड रूल, डेयर एंड नीड टेक फुल इन्फिनेटिव इन इंटरोगेटिव एंड अफर्मेटिव, बट इन निगेटिव दे टेक बेयर इन्फिनेटिव। अगर कोई हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें डेयर का या नीड का यूज़ हुआ हो और वो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉर्मल फुल इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये हमारे डेयर और नीड से बनने वाले सेंटेंस निगेटिव में बन रहे हैं तो उसमें हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट कम हेयर। देखिए यहाँ पे डेयर का यूज़ हुआ है लेकिन यहाँ पे निगेटिव बना रहे हैं हम नॉट से, तो यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया है। नीड की फॉर्म लगाई, इसको भी निगेटिव में बनाया तो हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया। यहाँ पे हमने दोनों में टू नहीं लगाया। बट यहाँ पे हमने जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, नीड का सेंटेंस यूज़ किया, इंट्रोगेटिव बना दिया, तो इसके बाद आने वाली वर्ब को हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया है, टू के साथ यूज़ किया है। इसी तरह यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस में क्या है, ही नीड्स टू गो एट वंस। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें भी नीड यूज़ हुआ है लेकिन इसके साथ आने वाली फिर फुल इन्फिनेटिव होगी, बेयर नहीं। इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर डेयर और नीड से सेंटेंस हमारे बन रहे हैं और वो निगेटिव में है तो हमको टू नहीं लगाना है। बाकी इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है तो उसमें हमको टू लगाना है। नेक्स्ट रूल इसमें है हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड सूनर एंड वुड बेटर। अगर इन सब वर्ड का यूज़ हुआ हो आपके सेंटेंस में तो उसमें भी बेयर इन्फिनेटिव ही उसके बाद लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर, यहाँ पे हैड बेटर का यूज़ हो गया तो इसके बाद हमने फुल इन्फिनेटिव नहीं यूज़ किया है, बेयर इन्फिनेटिव केवल गो का यूज़ किया है। फिर यू हैड बेटर गो देन स्टे हेयर, यहाँ पे देन के कारण यहाँ पे हैड बेटर था, हमने गो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया और इसके साथ ही साथ यहाँ भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया है। देन डज नॉट टेक फुल इन्फिनेटिव, अगर किसी वर्ड में आपका देन का वर्ड का यूज़ हुआ है और उसके बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो फुल इन्फिनेटिव नहीं लेगा, वो भी बेयर इन्फिनेटिव ही लेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में था देन के बाद हमारी वर्ब आ रही थी और इसलिए हमने उसको फुल इन्फिनेटिव नहीं यूज़ किया, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ किया है। और इसमें भी ही इज़ बेटर एबल टू राइट देन स्पीक, एबल के साथ हमने आगे पढ़ा था कि टू राइट लगता है, फुल इन्फिनेटिव लगता है। और फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ा देन के बाद जो है आने वाली वर्ब हमारी बेयर इन्फिनेटिव होगी, तो यहाँ पे देन के बाद जो वर्ब थी हमने उसको बेयर इन्फिनेटिव लगाया, इसमें हमने फुल लगाया और इसमें बेयर इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि एबल अपने साथ फुल इन्फिनेटिव लेता है और देन अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव, तो इसका भी हमको ध्यान रखना होगा रूल्स में। Questions and suggestions are shown by using bare infinitives with why और why not। कभी कभी हमारे सेंटेंस ऐसे क्या होते हैं कि जो why से स्टार्ट होते हैं और why not से भी स्टार्ट होते हैं, तो इसमें अगर हम bare इन्फिनेटिव लगा देते हैं इनके बाद तो उससे क्या होता है, कोई क्वेश्चन या सजेशंस शो होने लगता है। जैसे
वाई गो एट अदर शॉप, यहाँ पे वाई के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव गो लगाया, तो इससे वाई गो एट अदर शॉप, इससे हमारा एक क्वेश्चन सजेस्ट हो रहा है कि किसी दूसरी शॉप पे क्यों जाना। इसी तरह वाई नॉट से भी लगाया, वाई नॉट के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया, तो भी इससे भी एक सजेशन हो रहा है कि वाई नॉट गो टू अ गुड डॉक्टर, हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, मीन्स कि हमें जाना चाहिए। सजेशंस यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, व्हेन डू, डज और डिड इज यूज्ड बिफोर बट और एक्सेप्ट, देन बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड। अगर आपके सेंटेंस में बट का यूज़ हुआ हो या फिर एक्सेप्ट का यूज़ हुआ हो और उसके पहले डू की फॉर्म्स आई हो, चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो या फिर डिड हो, बट और एक्सेप्ट के पहले अगर डू की फॉर्म्स आई हैं तो भी आप बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नथिंग बट लाफ एट अदर्स, यहाँ पे बट का यूज़ हुआ है, उसके बाद हमारी वर्ब आ रही है, तो ये हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाई। क्यों? क्योंकि बट के पहले जो यहाँ पे थी वहाँ पे डू की फॉर्म आ रही है, डज यहाँ पे है, बट का यूज़ हुआ है, इसमें डू की फॉर्म्स आ रही है और इसके बाद जो बट के बाद हमारी वर्ब आ रही है, तो इसीलिए हमको ये बेयर इन्फिनेटिव लगानी है, यहाँ पे टू के साथ हम नहीं यूज़ करेंगे। ही डिड नथिंग एक्सेप्ट पास कमेंट ऑन अदर्स, यहाँ पे एक्सेप्ट का यूज़ हुआ है, फिर टू की फॉर्म्स भी आई है, डिड आई है, तो इसके बाद आने वाली अगर कोई वर्ब होगी तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगी। एक्सेप्ट के बाद हमारी वर्ब आ रही थी पास, तो हमने इसको भी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किया है। One more rule related to bare infinitive is when two infinitives are joined by and or except but then and like, अगर कोई दो इन्फिनेटिव्स का यूज़ हुआ हो और वो इन सब कंजक्शन के थ्रू अगर वो ज्वाइन हो रहे हो, जैसे अगर एंड के द्वारा ज्वाइन हम कर रहे हों, और से कर रहे हों, एक्सेप्ट से, बट से, देन से या लाइक से ज्वाइन कर रहे हैं दो बेयर इन्फिनेटिव्स को, तो बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज़ होता है। लेकिन इस सब वर्ड्स के आने वाले बाद जो वर्ब होंगी वो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेंगी। जैसे ही वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी, यहाँ पे ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव है, लेकिन जो एंड से ज्वाइन हुआ है तो एंड के बाद जो वर्ब आएगी वो हमारी बेयर इन्फिनेटिव होगी। ही वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी, तो वॉन्ट्स के बाद टू का ये तो आपका फुल इन्फिनेटिव हो गया, लेकिन जब एंड से हमने दूसरी इन्फिनेटिव को ज्वाइन किया तो उसको हमने बेयर बना दिया, क्योंकि एंड के से जो ज्वाइन होता है उसके बाद वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। इसी तरह ही लाइक्स टू सिंग एंड डांस, तो लाइक्स के बाद फुल इन्फिनेटिव चाहिए, लेकिन उसके बाद जो दूसरी इन्फिनेटिव है वो एंड से ज्वाइन हो रही है, तो इसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बनाएंगे। थैंक यू।